लिख रही हूँ दिल बेकरार का। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले, जवां है मोहब्बत हंसी है ज़माना। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज। मुझे भूल गए सावरिया, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार। संगीतकार नौशाद के संगीत ने कभी ना कभी हम सबको झूमने पर मजबूर किया है, रुलाया भी है और इश्क की खुमारी में डूबकर बहलाया भी है। मगर जिस मकाम पर वो पहुँचे वहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं था। घर वालों की पसंद के खिलाफ जाना, अपने पैशन के लिए खुद को मिटा देना, हर मुश्किल का सामना करना। अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते हैं, आधे तो उस डगर पर चलने का साहस ही नहीं जुटा पाते, सपना तक देखने से डरते हैं। मगर उन्होंने न सिर्फ सपने देखे बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए जी जान एक कर दिए। हर आजमाइश के बाद किस्मत ने भी उनका साथ दिया और आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ। तभी आज उनका नाम संगीत के महारथियों में शामिल किया जाता है। इस वीडियो में संगीतकार नौशाद के उसी मुश्किल सफ़र के बारे में आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। कोई गाए धुन ये सुनाए, हमी से मोहब्बत। नौशाद का जन्म जिस परिवार में हुआ वहाँ दूर दूर तक किसी का संगीत से कोई नाता ही नहीं था। उनके पिता को तो संगीत से सख्त नफरत थी। बेहद मजहबी माहौल में पले बड़े नौशाद अली का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में हुआ। ऊपर वाला हर किसी को कोई ना कोई खासियत दे के भेजता है। जो अपनी उस क्वालिटी को पहचान कर उसके मुताबिक आगे बढ़ता है वो कामयाब हो जाता है। नौशाद को बचपन से ही संगीत का इस हद तक शौक था कि वो हर समय संगीत की स्वर लहरियों में डूबते उतरते रहते। इसीलिए ना तो स्कूल की पढ़ाई में मन लगता, ना ही मौलवी साहब के दिए इल्म में। लेकिन जब कभी साइलेंट मूवीज देखने का मौका मिलता तो जो साजिंदे वहां बैठकर साज बजा रहे होते उन्हें बड़ी ही दिलचस्पी के साथ देखा करते और किस सिचुएशन पर किस तरह की धुन बजाई जा रही है इस पर उनका पूरा ध्यान रहता। वो पूरा माहौल जैसे उन्हें अपनी तरफ खींचता था। नौशाद सिर्फ 10 साल के थे जब वो पहली बार अपने मामा के साथ देवा शरीफ गए थे हजरत वारिस अली शाह का उर्स देखने। 10 दिन के उस उर्स में जो बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी संगीत ही था। उस उर्स में देश भर के मशहूर गायक आया करते थे। जो भी उन्होंने गाया वो जैसे 10 साल के बच्चे नौशाद के दिलो दिमाग में समा गया। वहीं एक बांसुरी वाला भी आया करता था। उसकी बांसुरी की तान उन्हें इतना लुभाती कि वो जब तक बजाता रहता वो उसके सामने बैठे सुनते रहते। एक बार जो उर्स गए तो फिर ये जैसे हर साल का मामूल हो गया और जैसे जैसे संगीत की समझ बढ़ती गई संगीत के लिए दीवानगी भी बढ़ती चली गई। लखनऊ में वो अक्सर 25 पैसे का टिकट लेकर फिल्म देखने रॉयल सिनेमा जाया करते थे। वहाँ के ऑर्केस्ट्रा को लीड करते थे नवाब लड्डन। हारमोनियम पर उनकी धुनें सुनकर नौशाद मियाँ का भी दिल चाहता हारमोनियम बजाने का, लेकिन ना तो हारमोनियम खरीदने के पैसे थे, ना ही घर वालों से उसे खरीदने की इजाज़त मिलने की कोई उम्मीद। इसीलिए मन महसूस कर रह जाते थे। लेकिन फिर यही शौक़ उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान पर ले गया। वो रोज़ाना दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाते, हर एक इंस्ट्रूमेंट को देखा करते। उस दुकान के मालिक थे गुरबत अली। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि रोज़ाना यहाँ क्यों खड़े हो जाते हो। तो नौशाद साहब ने काम की तलाश की बात कह दी और उसके बाद गुरबत अली ने उन्हें एज अ सेल्समैन काम पर रख लिया। एक दिन युवा नौशाद ने उनसे कहा कि अगर वो दुकान की चाबी उन्हें दे दें तो वो सुबह आकर दुकान भी खोल देंगे और साफ सफाई भी कर देंगे। उन्होंने चाबियां दे दी। अब होता ये था कि नौशाद सुबह आकर साफ सफाई करते और हारमोनियम लेकर बैठ जाते। एक दिन मालिक ने पकड़ लिया। पहले तो डांटा, फिर पूछा कि तुमने हारमोनियम कहाँ से सीखा। और जब उन्हें पता चला कि नौशाद ने बिना प्रैक्टिस के सिर्फ देख देख कर इतना बढ़िया हारमोनियम बजाना सीखा है तो उन्होंने खुश होकर वो हारमोनियम जिस पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे नौशाद को ही दे दिया। अपने वालिद से छुपकर वो हारमोनियम घर ले गए और एक कोठरी में छुपा कर रख दिया। जब भी मौका मिलता वो हारमोनियम का रियाज करते। इसी बीच गुरबत अली ने
रॉयल सिनेमा के लड्डन साहब को युवा नौशाद के बारे में बताया और फिर लड्डन साहब ने उन्हें शागिर्द बना लिया। रॉयल सिनेमा के नाइट शो में वो हारमोनियम बजाया करते थे। आखिरी शो के बाद देर रात घर पहुंचते तो इस डर से कि कहीं उनके पिताजी जाग ना जाएं, बिना खाए पिए ही सो जाते। लेकिन घर में कुछ होगा तो कभी ना कभी तो राज खुलेगा ही। एक दिन उनके पिता ने उन्हें हारमोनियम बजाते हुए देख लिया और उन्हें बहुत डांटा और आइंदा ना बजाने की वार्निंग भी दे दी। तब से वो ज्यादा सावधानी बरतने लगे, मगर एक दिन फिर से पकड़े गए। तब पिता ने हारमोनियम ही उठा के फेंक दिया। इसके बाद नौशाद साहब को वो हारमोनियम अपने एक शायर दोस्त के घर पर रखना पड़ा। जब इंसान खुद कोशिशें करता है तो बहुत से हाथ मदद को आ जाते हैं। उन्हें भी गुरबत अली की मदद से ही उस्ताद बब्बन खां से शास्त्रीय संगीत और उस्ताद यूसुफ अली से सितार सीखने का मौका मिला। फिर एक दिन उन्हें थिएटर में पुराने गानों की धुन बजाने का काम मिला और तब उन्हें समझ में आया कि जो मजा उन्हें धुनें बनाने में आता है वो किसी और काम में नहीं आता। इसी बीच हुआ ये, एक घुमंतू नाटक कंपनी लखनऊ आई जिसमें नौशाद को हारमोनियम बजाने का काम मिल गया और फिर वो घर से भागकर उस कंपनी के साथ टूर पर निकल गए। महीनों बाद जब कंपनी फेल हो गई तो एक दोस्त ने उन्हें 75 रुपए देकर लखनऊ की ट्रेन में बिठा दिया। घर तो आ गए, मगर अब की बार उनके पिता ने साफ साफ कह दिया कि आज फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हें संगीत चाहिए या घर। और इसके बाद नौशाद साहब ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वही शायर दोस्त आसरा बने और फिर उन्हीं की सलाह पर वो मुंबई चले आए जहां सवाक फिल्में बनने लगी थी। नौशाद के दोस्त ने अपने एक जानने वाले अब्दुल अलीम नामी का पता और उनके नाम एक खत के साथ खर्चे के लिए कुछ रुपए भी दिए और इस तरह नौशाद मुंबई पहुंच गए। वहां किसी के जरिए कारदार फिल्म के संगीतकार मुश्ताक हुसैन से मिलने की बात हुई। उन्हें फिल्म सिटी स्टूडियो बुलाया गया, मगर किसी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। कई दिनों तक ये सिलसिला चला। फिर किसी के कहने पर रंजीत स्टूडियो के चक्कर लगाए, मगर वहां भी एंट्री नहीं मिली। एक तो पैसे वैसे ही कम थे, उस पर जेब कट गई तो उन्हें 20 मील की दूरी तय करनी पड़ती पैदल ही, फटे जूतों के साथ। रात का खाना तो नामी साहब खिला देते थे, दिन भर भूखे ही रहना पड़ता। मगर इन हालात में भी नौशाद ने हार नहीं मानी और फिर एक दिन नामी साहब ने ही उन्हें एक इश्तिहार दिखाया जिसने फिल्मी दुनिया में उनकी एंट्री कराई। एक नई कंपनी खुल रही थी जहां म्यूजिशियंस की ज़रूरत थी, तो नौशाद साहब भी वहां पहुंच गए इंटरव्यू देने। वहां जो इंटरव्यू ले रहे थे वो थे संगीतकार झंडे खां, जिनका उन दिनों बहुत नाम हुआ करता था। और फिर नौशाद को वहां नौकरी मिल गई। इस घटना का जिक्र संगीतकार झंडे खां पर बनाए गए वीडियो में तफसील से किया गया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नौकरी मिलने के बाद नौशाद साहब ने नामी साहब का घर छोड़ दिया और उन्हें दादर में एक दुकान के पिछले हिस्से में रहने की जगह मिल गई। मगर वहां गर्मी से बहुत बुरा हाल होता था, तो मजबूरन नौशाद फुटपाथ पर सोते और जब बारिश आती तो बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बिछौना लगाते। ये वही बिल्डिंग थी जिसमें उस समय की मशहूर हीरोइन लीला चिटनिस रहती थी। और ये बात तो बहुत मशहूर है कि कई बार वो सोते हुए नौशाद को लांघ कर गुजरती थी। इंसान का रुतबा और दौलत कितनी मायने रखती है, इस घटना से समझा जा सकता है। और उसी जगह पर रहते हुए नौशाद खुदा से ये पूछा करते थे कि उनकी जिंदगी के अंधेरे कब छटेंगे। उस्ताद झंडे खां के बाद नौशाद ने मुश्ताक हुसैन के साथ कुछ वक्त सहायक के तौर पर काम किया और फिर उन्हें रंजीत स्टूडियो में 75 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। रंजीत में नौशाद खेमचंद प्रकाश और मनोहर कपूर दोनों के असिस्टेंट बन गए। वहीं डीएन मधोक उनके व्यवहार और काम से बहुत खुश थे और उन्हीं की सिफारिश पर चंदूलाल शाह ने कंचन नाम की फिल्म में नौशाद को संगीतकार बना दिया। लेकिन स्टाफ तो सारा वही था जिनके साथ वो कल तक काम किया करते थे और उन्हें इस बात से चिढ़ भी हो रही थी कि हमारे साथ काम करने वाला लड़का रातों रात संगीतकार बन गया। इसीलिए वो लोग ना तो उनके ऑर्डर्स मान रहे थे, ना ही कॉपरेट कर रहे थे। एक गाना तो उन्होंने जैसे तैसे बना लिया जो चंदूलाल शाह को पसंद भी आया, मगर इसी के साथ नौशाद ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। अब मुश्किल ये थी कि दूसरा काम कैसे मिले। तब एक बार फिर डीएन मधोक ने उन्हें इस मुश्किल से निकाला। वो ही युवा नौशाद को मोहन भवनानी के पास ले गए और उन्हें कन्विंस भी किया। तब जाकर नौशाद को बतौर संगीतकार अपनी पहली फिल्म मिली, प्रेम नगर।
3 महीने बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई तो नौशाद का नाम स्क्रीन पर आया। तब जाकर उनका वो सपना पूरा हुआ जिसके पूरा होने की वो दुआएं मांगा करते थे। मगर अभी और भी मंजिलें तय करना बाकी था। प्रेमनगर के बाद उन्हें मिली प्रकाश पिक्चर्स की फिल्म माला और उसी के साथ उन्होंने एक चौल में कमरा किराए पर ले लिया और फिर उन्हें प्रकाश पिक्चर्स की ही दर्शन और स्टेशन मास्टर में भी संगीत देने की जिम्मेदारी मिल गई। स्टेशन मास्टर नौशाद की पहली सिल्वर जुबली थी। इस फिल्म के बाद तो उन्हें उन लोगों के बुलावे भी आने लगे जिन्होंने कभी उन्हें काम देने से मना कर दिया था। ऐसा ही बुलावा आया AR कारदार का। नौशाद उनके साथ काम करना तो नहीं चाहते थे, मगर एक शुभ चिंतक की सलाह पर उन्होंने कारदार प्रोडक्शंस की नई दुनिया में संगीत दिया। हालांकि प्रकाश पिक्चर्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि उनके साथ काम करते हुए वो किसी और बैनर की फिल्म नहीं करेंगे, मगर ये वो दौर था जब नौशाद की प्रतिभा को पहचाना जा रहा था और वो एक के बाद एक फिल्में करते जा रहे थे और कह सकते हैं कि रास्ते की मुश्किलें भी हटती जा रही थीं। तो जब AR कारदार ने उन्हें अपनी दूसरी फिल्म में संगीत देने को कहा तो नौशाद ने भट्ट भाइयों से इजाज़त लेकर शारदा फिल्म का संगीत दिया और साथ ही चौल छोड़कर एक अच्छे फ्लैट को किराए पर ले लिया। उसके बाद नौशाद ने कारदार फिल्म्स के साथ खानून, संजोग, नमस्ते, जीवन जैसी फिल्में की। इनमें से कुछ के गाने तो बहुत मशहूर हुए। कौन गली का छोरा पुकारे। शुरुआती 8-10 फिल्मों की कामयाबी ने नौशाद को पहचान तो दिलाई, मगर वो म्यूजिकल फिल्म आनी अभी बाकी थी जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। जैमिनी दीवान की रतन। ऊपर से पातरवा मस्त हवाएं आई, जब तुम ही चले परदेश लगा कर ठेस ओ प्रीतम प्यारा। सावन के बाद लो तुमसे ये मिल के बिछड़ गई अखियां, हरामा मिल के वो जाने वाले बाल मुआ, लौट के आ। रतन सिर्फ 75,000 रुपए में बनकर तैयार हुई थी, मगर इस फिल्म के रिकॉर्ड्स की पहले साल की बिक्री से जो रॉयल्टी जैमिनी दीवान को मिली वो थी 3.5 लाख रुपए। नौशाद साहब के एक इंटरव्यू के मुताबिक जैमिनी दीवान ने उनसे वादा किया था कि उन्हें इतना मेहनताना देंगे जितना किसी ने नहीं दिया होगा। साथ ही रॉयल्टी में भी हिस्सा देने की बात की थी, मगर फिल्म सुपरहिट होने के बाद उन्होंने सिर्फ 8,000 रुपए का चेक नौशाद साहब को दिया। जब रतन का संगीत गली गली में गूंज रहा था, उन्हीं दिनों नौशाद की शादी तय हो गई थी। ये रिश्ता उनके पिता ने तय किया था। उनके ससुराल वाले सूफी किस्म के व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें सच नहीं बताया गया था कि नौशाद फिल्मों में संगीत देते हैं। नौशाद जब बारात लेकर पहुंचे तो हर तरफ रतन फिल्म के गाने बज रहे थे और वो अंदर ही अंदर डर रहे थे कि कहीं किसी को पता न चल जाए। शादी के कई सालों बाद उनके ससुर को पता चला कि वो फिल्मों में काम करते हैं। रतन के बाद नौशाद को फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। फिल्म भले ही फ्लॉप हो जाए, मगर उनका म्यूजिक कभी फ्लॉप नहीं हुआ। अनमोल घड़ी, शाहजहां, दर्द, मेला, अंदाज, बाबुल, दीदार, आन, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, कोहिनूर, मुगले आजम, गंगा जमुना, मेरे महबूब, लीडर, साथी, राम और शाम, पाकीज़ा, इतने ही अनमोल संगीत में जवाहरात उन्होंने हिंदी फिल्मों को दिए जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल दे। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं। मुझे पन घट पे नंद लाल शेर, नगरी नगरी द्वारे द्वारे।